कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आज एपिडेमिक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज की मुलाकात के एक और प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज के इस प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में, और इस ज़मन में आज हमने दावत दी है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जहांगीर रशीद बेग, जो अपनी फ़राइज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव के इस प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने आज एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे डिस्कशन के लिए मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा, जो अभी का जो करंट कार्डियोवैस्कुलर ट्रेंड्स है ग्लोबली, वो कैसे हैं? फिर कश्मीर की अगर हम बात करें, उसे आप कहाँ पर देखते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आज एपिडेमिक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। नंबर 1 किलर जो वर्ल्ड में है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। एनुअली अगर हम दुनिया पे नज़र डालें तो लगभग 2 करोड़ डेथ्स पर ईयर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही हैं, और इसमें जो हैं लगभग 80% डेथ्स लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज़, जिसमें हमारी कंट्री भी आती है, वो इन कंट्रीज़ में हो रही है। और जो 85% डेथ्स हैं वो लगभग 2 कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से हो रही हैं। एक तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, और दूसरा है स्ट्रोक। 85% कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स आर बिकॉज ऑफ ये 2 हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। और यही ट्रेंड जो हम अगर ये एक्सटेंड करें फ्रॉम वर्ल्ड एंड व्हेन वी कम टू कश्मीर, हम कश्मीर पे आते हैं, तो स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आज हम दुनिया की बात करें, दुनिया एक बन गई है ग्लोबल विलेज। तो आजकल जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनको परकुलेट करने में रीजनल एरियाज़ में उतना टाइम नहीं लगता है। चाहे हम टेक्नोलॉजी लें, फूड हैबिट्स लें, लाइफस्टाइल लें, तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड जो कनेक्टिविटी है आज वर्ल्ड में, तो परकुलेट जो लाइफस्टाइल होता है वो इजीली आज जो वेस्टर्न, पहले अगर आज से 30-40 साल पहले देखते तो जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल और यहाँ के लाइफस्टाइल में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। लेकिन आज अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो 19-20 का फ़र्क होगा। तो कश्मीर में भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आज नंबर 1 किलर है। लगभग 1/3 डेथ्स जो एनुअली होती हैं इस इंडिया में या कश्मीर में, 1/3 डेथ्स जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नंबर 1 किलर यहाँ पे भी है। अगर हम डिजीज़ की बात करें, कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन सी डिजीज़ आज प्रेवलेंट है और पहले से क्या डिफरेंट है। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान द ब्राइडल लॉन्ज, सिटी वॉक मॉल, अपोजिट SP कॉलेज, श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 9697474444। हम देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स वगैरह आते हैं, वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो पहले के ज़माने में डिजीज़ थी, मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ आज से 30-40-50 साल पहले इन्फेक्टिव डिजीज़ थी। हार्ट में भी इन्फेक्टिव डिजीज़, जिसमें हम रोमैटिक हार्ट डिजीज़, जो वाल्व को इन्फेक्ट करने वाली डिजीज़ थी, वो ज़्यादा कॉमन थी। वो ऑलमोस्ट अब नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, बिकॉज लिविंग कंडीशंस अब मच बेटर हो गई हैं, एंटीबायोटिक्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, और हम मोस्ट ऑफ द जो इन्फेक्शंस है वो जल्दी ट्रीट हो जाते हैं। तो इन्फेक्टिव स्पेक्ट्रम जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का वो कम होगा, और उसके जो लॉन्ग टर्म सीक्वेली थे वो कम हो गए हैं बनिस्बत के जो लाइफस्टाइल डिजीज़ अब हमारे इसमें माशरे में आ गई हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात कर रहा हूँ, डायबिटीज़ है, इसमें हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, और उनके कॉन्सिक्वेंट कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन, इनकी तादाद अब बहुत ज़्यादा एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में आ गई है। अब जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि इनकी तादाद जो है कश्मीर में भी एक अच्छी खासी शरह जो उसमें इजाफा हो रहा है। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है जो जिस तरीके से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इस तरीके के मर्ज जो जिस हार्ट के मर्ज है उसमें इजाफा हो रहा है? बिल्कुल जी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जब हम करेंगे बात, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हम रिस्क फैक्टर्स 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक तो हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इनमें आते हैं
एज, जितनी एज बढ़ती है इंसान की तो उतनी रिस्क कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बढ़ती है। जेनेटिक रिस्क फैक्टर, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, किसी की फैमिली में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कॉमन है, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। जो जेंडर की बात है, मेल्स में बनिस्बत की फीमेल्स में ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पाई जाती हैं। तो ये है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इनमें हम या फैमिली हिस्ट्री जैसे मैंने कहा, इनमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जैसे मैंने कहा ये लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आता है स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर से आज दुनिया में इसको हम एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये पर से एक डिजीज़ है। जैसे डायबिटीज़ एक डिजीज़ है, ओबेसिटी एक डिजीज़ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक डिजीज़ है जिसको हम काउच पोटैटो सिंड्रोम कहते हैं, या ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये पर से डिजीज़ है। इसकी वजह से फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ स्पेक्ट्रम जो आता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इसके ऑफशूट्स हैं। तो ये इनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल का बहुत ये हद तक रोल है, जो ओरिजिन ऑफ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसमें रिस्क बढ़ाने का। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अगर हम विद रिगार्ड टू कश्मीर बात करें, यहाँ पर एक डिफरेंट लाइफस्टाइल स्पेक्ट्रम था। लोग जाते थे, काम करते थे, चाहे फार्मिंग करते थे, चाहे ज़िंदगी के बाकी मामलातों में जो है ऑक्यूपाई होते थे। लेकिन करंट ट्रेंड जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल अप्रोच ज़्यादा, चाहे ऑफिस गोअर्स हैं या घर में जो लोग बैठे हैं, क्योंकि आपकी फार्मिंग जो है वो भी अब श्रिंक होके आई है। फार्मिंग लैंड्स में भी अब जो है अर्बनाइजेशन हुई है, मकाने बन रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल में स्पाइक है और एक मेजर कंट्रीब्यूटर है कश्मीर में विद रिगार्ड टू द हार्ट डिजीजेस? बिल्कुल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ जो हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ में अब टेक्नोलॉजी आ गई है। चाहे आप ऑक्यूपेशन में ले लें, टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। घर में बैठे हुए लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो पहले घर में बच्चों से स्टार्ट करते, जो बच्चे आज से 10-20 साल पहले बच्चों की छुट्टी होती थी, बैठे रहते थे, वो दे यूज्ड टू गो आउटडोर, बाहर क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, शाम को घर आते थे और फिर बैठ के खाना पीना खा के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो बच्चों से ही स्टार्ट करके आज जब बच्चों का फ्री टाइम होता है वो ज़्यादा मोबाइल पे इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे ही बड़ों का यही हाल बड़ों का है। ये हाल ऑक्यूपेशंस में है। ऑक्यूपेशंस में भी जो अगर हम वर्ल्ड में नज़र डालें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में 80% ऑफ द ऑक्यूपेशंस जो हैं वो सेडेंटरी उनका ये लाइफस्टाइल है। इंडिया की बात करें, अभी भी अराउंड 50% लोग जो ऑक्यूपेशंस हैं उसमें जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है। सेम अप्लाइज टू कश्मीर ऑल्सो। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50% ये जो अभी आज की डेट में जो ऑक्यूपेशंस हैं वो सेडेंटरी हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसकी जो कॉन्सिक्वेंस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया अब ज़्यादा, और उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी स्पाइक आ गया है। आपने स्ट्रेस के बारे में भी जिक्र किया। स्ट्रेस या पोल्यूशन की अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की, क्या कश्मीर को लेकर उसको वो भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है विद रिगार्ड टू द हार्ट डिजीजेस? बिल्कुल, डेफिनेटली हम देखेंगे लास्ट डेकेड और मोर मे बी 2 और 3 डेकेड से स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा है। चाहे वो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस हो जिसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, चाहे ऑक्यूपेशन है आपकी, ऑक्यूपेशन में भी स्ट्रेस है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो भी एक स्ट्रेस है। तो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, उसकी वजह से भी यहाँ पे स्ट्रेस रहा है पिछले मोर देन 3 डेकेड से। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे स्ट्रेस लेवल्स इन एवरेज ज़्यादा है। स्मोकिंग प्रेवलेंस अगर हम कहेंगे, यहाँ पे कश्मीर में जो स्मोकिंग प्रेवलेंस है डबल है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री और वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो एयर पोल्यूशन पिछले आफ्टर ये आप देखेंगे जो यहाँ पे फ्लड्स आए थे 2014, एयर क्वालिटी बहुत डिटेरियोरेट हो गई है। तो आप देखते हैं क्वालिटी ऑफ एयर पोल्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं, जो फ्यूम्स हैं वो ज़्यादा, जो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तो क्वालिटी ऑफ एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं जो पहले बहुत क्लीन था अब बहुत हद तक वो डिटेरियोरेट हो गया है। उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कार्डियोवैस्कुलर जो हमारी हेल्थ है वो इफेक्ट हो रही है। डॉक्टर साहब, एक अहम पॉइंट मैं यहाँ पर रेज अप करना चाहता हूँ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और स्मोकिंग एक नॉर्म यहाँ पर बन चुका है। बच्चे से लेकर स्कूल गोइंग बच्चे से लेकर बहुत सारे स्कूली बच्चे
हम देखते हैं वो स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है इट्स ए गेटवे ऑफ ड्रग्स। तो स्मोकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व, इनफैक्ट बड़े भी वो फैमिली में भी स्मोक करते हैं या पर्सनल अगर गाड़ियों में भी जाते हैं, फैमिली में अगर कोई एल्डरली पीता है, बच्चे होते हैं, फीमेल फोक होता है, उनके सामने भी पीते हैं। इट हैज़ बिकम ए वेरी नॉर्म, एक बड़ा एक आम चीज़ हुई है। भले ही चाहे किसी ताज़ियती मजलिस में हो, वहाँ पर भी स्मोकिंग होती है, चाहे हुक्के की शक्ल में, सिगरेट की शक्ल में, या कोई मैरिज फंक्शन हो वहाँ पर भी होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और स्मोक का किस तरीके से आपस में ताल्लुक है और कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को? स्मोकिंग, जैसे आपने कहा, स्मोकिंग प्रेवलेंस इंक्रीज हो गई है और इसका बैकग्राउंड मैं कहूँगा यहाँ पे कश्मीर में दो हैं। एक तो इन जनरल वर्ल्ड में जो कोल्ड प्लेसेस हैं, आई डोंट नो क्या उसका रीज़न है, बट कोल्ड प्लेसेस में चाहे आप रशिया ले लें, जो ये फार ईस्ट है, और जो ये नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे हमने देखा है स्मोकिंग की प्रेवलेंस काफ़ी हाई है। प्लस जो बैकग्राउंड हमारा, जो मैंने स्ट्रेस का जिक्र किया, स्ट्रेस की वजह से भी वेरी कॉमन जनरल फीलिंग की स्मोकिंग रिलीव स्ट्रेस, बट एक्चुअली जो है ये रिवर्स है। स्मोकिंग से जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो स्मोकिंग की प्रेवलेंस इंक्रीज़ हो गई है, कॉमन हो गई है, इनहिबिशंस कम हो गई हैं यहाँ पे। पहले के ज़माने में 20-30 साल पहले अगर कोई स्मोक करता था वो कहीं चोरी छिपे स्मोक करता था, पता ना चले घर में रिश्तेदारों को कि मैं स्मोक कर रहा हूँ। आज काफ़ी ओपन हो गया है। प्रिवेंटेबल मेजर है टू रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर डेथ है टू स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग एक नंबर 1 जो है रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर कहेंगे, जिसकी वजह से बहुत हद तक ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन हो सकती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की इंसिडेंस प्रेवलेंस में भी, और जो डेथ रेट है उसमें भी अगर स्मोकिंग क्विट किया जाए ऑलमोस्ट मोर देन 50% रिडक्शन होती है जो प्रेवलेंस एज वेल एज मोर्टेलिटी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की है। हम अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की डॉक्टर साहब बात करें तो अर्ली वार्निंग्स किस तरीके की हैं और कैसे इंसान को एक अवेयर होना चाहिए? फिर देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जो, जैसे मैंने कहा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है मेजर, जिसकी वजह से डेथ्स होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें मेन जो पैथोलॉजी होती है अंदर जो नसों में चर्बी चढ़ जाती है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल नसों की वॉल्स में डिपॉजिट हो जाता है। उसकी वजह से जो वेसल्स हैं धीरे धीरे नैरो हो जाती हैं, ब्लड की जो दौरा करने की स्पेस है वो कम हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स की, चाहे वो ब्रेन के वेसल्स हों, हार्ट की वेसल्स हो, किडनी के वेसल्स हों, अपने पेरिफेरीज या टांगों की वेसल्स हों, उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो अगर स्पेसिफिकली हार्ट की बात करें तो कार्डिनल सिम्टम्स, जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं हार्ट जो इंडिकेट करती हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें 4-5 सिम्टम्स होते हैं। एक तो होता है चेस्ट पेन, दूसरा है ब्रेथलेसनेस, अगर आप ब्रेथलेस हो रहे हैं स्पेशली एक्सर्शन से, फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लैकआउट्स, फेंट हो जाना, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में सिंकपी कहते हैं, और पैल्पिटेशंस, हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाना या स्लो हो जाना, और स्वेलिंग होना बॉडी में, स्पेशली जो पैरों में स्वेलिंग आना, ये इंडिकेशंस होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। अगर हम डॉक्टर साहब यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें, आपने जैसे कहा कि ये सिम्टम्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके के एहतियाती तदाबीर इंसान को करने चाहिए ताकि वो ऐसी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बच पाए? देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स में मैंने कहा, जैसे ही आपने रिस्क फैक्टर्स की बात की, प्रिवेंशन पहले आती है। एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन और दूसरी होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन, और उसके भी एक लेवल होती है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होती है जो अप्लाई करती है जनरल पॉपुलेशन में, जिसमें मेजर रोल होता है हेल्थ अवेयरनेस का। हेल्थ अवेयरनेस का, अगर आप लोगों को हेल्थ जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयर करें, इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में अवेयर करें, उनको एडवाइस करें कि कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया जाए, तो उसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जो प्राइमरी प्रिवेंशन होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है। इंडिविजुअल लेवल में अगर किसी को रिस्क है, फैमिली में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उसको इंडिविजुअल लेवल पे कैसे अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, जैसे जिसमें स्मोकिंग बंद करना है, अपना डाइट पे वॉच रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। फिर दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें
जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है, किसी को हार्ट अटैक आ चुका है या डॉक्यूमेंट हो गया इन्वेस्टिगेशंस में कि इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उसके बाद वो कुछ मेजर्स अपनी लाइफ में लाता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन या लाइफस्टाइल, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो हर लेवल पे एक प्रिवेंशन का रोल है, लेकिन मेजॉरिटी जो बेस्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन और एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जो बिफोर जो पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का ऑनसेट से पहले अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स जो अपने लाइफ में लाए तो वो सबसे बेहतर और जो ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीच में जानना चाहूँगा, जहाँ पर ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्मोकिंग भी, उसकी प्रेवलेंस भी हाई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, इस बीच रेगुलर चेकअप्स की कितनी ज़्यादा अहमियत है और लोगों को इस मामले को लेकर कितनी बार एक मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए, आपकी क्या? देखिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स में के पास जाने के लिए, देखिए अगर आपके पास, आपने जैसे मैंने सिम्टम्स कहा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब पेशेंट जिसको मेडिकल कंसल्टेशन लेनी चाहिए फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से। एक तो जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, उनको एक सर्टेन एज के बाद एक जनरल चेकअप करवाना चाहिए हार्ट का, एटलीस्ट जो हम कहेंगे 40 ईयर्स पे मिनिमम उनको अपना एक हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट से, जिनको अंडरलाइंग डिजीज़ है या जिनमें फैमिली हिस्ट्री है। दूसरा, किसी भी एज में अगर सिम्टम जो मैंने ऑलरेडी बताया, चेस्ट पेन है, पैल्पिटेशंस है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ब्रेथलेस है, किसी भी एज में वेदर रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो या नहीं हो, अगर ऐसे आपके पास आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको भी एडवाइजेबल है कि आप ये डॉक्टर से कंसल्टेशन ले। फिर अगर डायग्नोज हो गया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ किसी के अंदर डायग्नोज हो गया तो उसको एज़ पर जो कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस है, रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस टाइम टू टाइम बेसिस पे, डिपेंड करता है अंडरलाइंग सीवियरिटी ऑफ इलनेस क्या है और उसको कितनी फ्रीक्वेंटली चेकअप की ज़रूरत है, वो एक्सपर्ट ही डिसाइड कर सकता है। उसमें अपनी सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ जो हम आजकल ज़्यादा ट्रेंड हो गया गूगल में सर्च करना, किसी को भी कोई तकलीफ हो वो अपने गूगल्स में अपने सिम्टम डाल देता है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है तो बिकॉज ऑफ टू मच नॉलेज, जो वो उसको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती उसको प्रोसेस करने के लिए, तो वो अननेसेसरी उसको एंजाइटी बढ़ जाती है। और कोई ऐसा होता है जो जिसको डिजीज़ होती है, वो दूसरा स्पेक्ट्रम पेशेंट्स का ऐसा भी है जिनको डिजीज़ है, बहुत सीरियस डिजीज़ है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं सर्टेन मेजर्स, मेडिकेशंस और रेगुलर फॉलो, वो लैक्स होते हैं, वो नॉन सीरियस होते हैं अपने हेल्थ के बारे में। तो दो डिफरेंट स्पेक्ट्रा ऑफ पेशेंट्स हैं हमारे पास। एक तो जिनको कुछ नहीं होता है लेकिन एंजाइटी लेवल्स इतनी ज़्यादा है उनको हर सिम्टम हार्ट अटैक लगता है, और दूसरी तरफ से जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, बहुत ज़्यादा अंदर सीवियर डिजीज़ है, तब भी वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करता, ड्रग्स रेगुलरली नहीं खाता है, चेकअप्स रेगुलरली नहीं करता है। तो इसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को अंडरस्टैंड करवाना कि उसको कितनी डिजीज़ सीवियरिटी कितनी है और उसको कितना फ्रीक्वेंटली चेकअप करना है, कितना फ्रीक्वेंटली उसको इन्वेस्टिगेशंस करनी है, वो एक्सपर्ट एज पर एक्सपर्ट पे ही छोड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप जीएमसी सुपर स्पेशलिटी में आपके ओपीडीज भी होते हैं, तो अगर हम करंट ट्रेंड्स की बात करें तो एज बार में, तो आपके पास किस एज बार के ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं? पिछले 1 साल की अगर हम बात करें, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी और किस तरीके के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? क्या महज एंग्जाइटी को लेकर ही आते हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी रूल आउट हो जाती है? नहीं, दोनों टाइप के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सीरियस इलनेस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हैं, जो रियली उनको बिकॉज वो फिल्टर होके आते हैं, पेरिफ्रीज में किसी ने फिजिशियन ने देखा होता है या प्राइवेट में किसी फिजिशियन ने देखा होता है, तब जाके वो लैंड अप करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, उनको रियली सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो एडमिट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनको सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं। अगर हम एज स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, लास्ट 1 डेकेड में हमने देखा है काफ़ी हद तक प्रेजेंटेशन एज होती है पेशेंट की, वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गई है। आजकल हम देखते हैं 20s में 30s में पेशेंट्स आते हैं, इवन टीन्स भी आते हैं हार्ट अटैक लेके। तो ये पिछले 1 डेकेड में हमने देखा है कि कुछ ट्रेंड्स चेंज हो गई। एक तो प्रेवलेंस बढ़ गई है, जैसे मैंने कहा पिछले 10 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हमारी एडमिशन रेट हो गई है हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की जिनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो गया है। दूसरा आता है, जैसे आपने कहा, एज कम हो गई है, आजकल 20s 30s में भी हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। तीसरा हो गया मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट्स हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, स्पेशली सडन कार्डियक डेथ जो हमने देखा पिछले 4-5 साल में, उसकी भी रेट
बढ़ चुकी। ये हमने जो वरिंग ट्रेंड्स हैं जो हमने देखे हैं पिछले 5-10 साल में। डॉक्टर साहब, इस बीच में आपसे जानना चाहूँगा डाइटरी इनटेक के हवाले से और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में क्या सजेस्ट करेंगे आप एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट? अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग, डाइट एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की रिस्क, अगर 50% ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं ये पोअर डाइटरी हैबिट्स के, और अगर हम सही डाइट लें तो ऑलमोस्ट 1/3 हम वो रिस्क डिक्रीज़ कर सकते हैं। डाइट के हवाले से अगर मैं बात करूंगा, डाइट में आजकल जो चेंज आई हैं, जो थ्रू आउट वर्ल्ड आई हैं, देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट। अगर पिछले 1-2 डेकेड्स की बात करें तो हमारा डाइटरी शिफ्ट हो गया, जिसमें 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा डाइट चेंज हो गया फ्रॉम मोर नेचुरल फूड्स टुवर्ड्स मोर प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं, आप जंक फूड कहेंगे उसको या रेस्टोरेंट फूड्स कहेंगे, हम उसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं प्रोसेस फूड एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड होता है जिसमें हम कुछ एडिटिव्स डालते हैं, सॉल्ट, शुगर, ऑयल वगैरह, उसको पैलेटेबल बनाने के लिए या उसकी प्रिजर्वेशन करने के लिए। दूसरा होता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो फूड एक्सट्रैक्ट से बनता है, जिसमें हमारे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडाज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड मतलब ये बहुत ही जो है आपके हेल्थ के लिए डिलीटीरियस हैं। तो हमने देखा है कि एक तो हमारा जो नेचुरल फूड्स का इंटेक कम हो गया है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का इंटेक इंक्रीज हो गया है। दूसरा हमारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, उसका इंटेक काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें हमारा वाइट राइस, मैदे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, कुकीज़ वगैरह, वाइट ब्रेड, ये इंक्रीज़ हो गया। तीसरा आया हमारे डाइट्स में रिफाइंड ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल्स, जो हमने शिफ्ट किया है फ्रॉम ट्रेडिशनल, जहाँ पे आज से 20-30 साल पहले हर घर में मस्टर्ड ऑयल में कुकिंग होती थी, आजकल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स में रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स, जो बहुत कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, इन जनरल आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो चौथा हो गया ये प्रोसेस मीट्स वगैरह, फ्रोज़न मीट्स हम लेते हैं आजकल, रेडीमेड चिकन और ये फ़िश और मीट के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें काफ़ी हद तक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो जो ये फूड्स होते हैं जिसको हम अल्ट्रा प्रोसेस एंड प्रोसेस फूड कहते हैं, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। क्यों? पहले तो इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना अच्छा नहीं होता है, इनका फाइबर कंटेंट कम होता है, इनमें सॉल्ट कंटेंट हाई होता है, शुगर कंटेंट हाई होता है। दूसरा, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसमें नाइट्राइट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग पाउडर, जो लोकली टेस्टिंग पाउडर, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है, वो काफ़ी रेस्टोरेंट्स में 90% जो फूड्स होते हैं, टेक अवे फूड्स होते हैं, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, उसमें सोडियम कंटेंट हाई होता है और कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर होने का भी खतरा है और हार्ट हेल्थ के लिए भी वो बैड है। इसमें कुछ कंटामिनेंट्स आते हैं जिसमें एक्रोलिन होता है, एक्रेलेमाइड होता है, वो भी कार्सिनोजेनिक, जिससे कैंसर होने का खतरा है, ये होता है। और इनमें सैटिस्फैक्ट्री कम होती है, इसमें इंसान, क्योंकि इनका फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस, इसमें सैटिस्फैक्ट्री नहीं होती, तो आप ओवर ईट करने जो है, ज़्यादा खाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपका कॉन्सिक्वेंटली आपका कैलोरी इंटेक भी हाई हो जाता है और जो बैड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से खाने के, वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, 2 पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहूँगा फिर से एक बार, अबाउट द मैसिव यूसेज ऑफ टबैको एंड सिगरेट प्रोडक्ट्स, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जैसे मैंने कहा, ये बहुत प्रेवलेंट है यहाँ पे और इसके लिए अवेयरनेस करना एट यंग एज लेवल ही इम्पॉर्टेंट है, एट द लेवल ऑफ स्कूल्स ही। जब बच्चे एडोलसेंट ग्रुप में आ जाते हैं, 6th 7th 8th क्लास में आ जाते हैं, उसी टाइम पे जो स्कूल्स में और घरों में भी प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको लॉन्ग टर्म इसके डिलीटीरियस इफ़ेक्ट्स समझा सकें। एक बार नहीं, रिपीटेटिव प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का भी बहुत रोल है, एज अ सिविल सोसाइटी हमारा भी रोल बहुत है उसमें, स्कूल्स का भी रोल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस का ही जो है, क्योंकि आप स्टॉप नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आप
स्टॉप करने की बात नहीं है, इसमें अवेयरनेस की बात है। अवेयरनेस आप जितना लोगों को अवेयर करेंगे इसके इल इफेक्ट्स के बारे में, उतने चांसेस हैं कि इनकी प्रेवलेंस कम हो जाए। जैसे वेस्ट में अब काफ़ी हद तक कम हो गया है, बिकॉज लोगों में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है। जो पहले वहाँ पे 60-70% प्रेवलेंस होती थी स्मोकिंग टोबैको प्रोडक्ट्स की, आज लेस देन 25% है। यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। और दूसरी चीज़ मैंने जैसे कहा, स्ट्रेस लेवल्स जब हाई होती हैं तो हर चांस होता है कि इंसान ऐसे आदतों में लग जाए उसको एक फेक उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि इससे मेरी स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगी, लेकिन वो सही मानों में ट्रू नहीं होता, वो उसका ऑपोजिट ही होता है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक एक्सपर्ट हैं। What would you urge, what would you advise to the people जिनके ऐसे दिल के मर्ज हैं, और ख़ासकर नौजवानों को जो अक्सर इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं, चाहे एंग्जाइटी की वजह से या पैल्पिटेशन या होती है, तो एज एन कार्डियोवैस्कुलर एक्सपर्ट व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू ऑल द पीपल? देखिए, मैं एज एन एक्सपर्ट टू रिड्यूस ओवरऑल, हमारा गोल है कि हमारी प्रेवलेंस कम हो जाए, डिजीज़ की प्रेवलेंस कम हो जाए, नंबर ऑफ़ केसेस कम हो जाएं, और इसके कॉन्सिक्वेंट जो डेथ रेट हैं या लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी जो लोगों में है वो कम हो जाए। इसके लिए सबसे मैंने बोला आपको कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हमारे हाथ में रिस्क फैक्टर्स हैं, वो हम कम करें। इसमें आपका मेन रोल है डाइट का। डाइट, आप हेल्दी डाइट लें, होम कुक्ड फूड्स लें जिसमें कम ऑयल का इस्तेमाल करें, फ्राइड आइटम्स अवॉइड करें, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स ले लें जो हेल्थ के लिए, ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करें फूड्स की। तो आप एक तो डाइट पे अपना फोकस कर सकते हैं। प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो बाहर मिलते हैं वो मिनिमाइज़ करें, अगर बंद नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ करें। जो आप डेली बेसिस पे खा रहे हैं वो हफ्ते में एक बार खाएं या महीने में एक बार खाएं। दूसरा है, आपको अपना लाइफस्टाइल एक्टिव बनाना है। जो आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो आपके हाथ में है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यू कैन डू एन स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम। आप जिम जा सकते हैं 30 to 45 मिनट्स। जो रिकमेंडेशन है, आप या तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अराउंड 150 to 300 मिनट्स पर वीक, जो लगभग 30 to 45 मिनट्स पर डे बैठता है, इतनी आप 30 to 45 मिनट्स पर डे एरोबिक एक्सरसाइज करें, जिसमें साइकिलिंग, जॉगिंग, ट्रेडमिल और एरोबिक एक्सरसाइज आती हैं, स्ट्रेचिंग आती है, लाइट वेट ट्रेनिंग हो सकती है। ये आप स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। दूसरा, अगर आपकी ऑक्यूपेशन इतनी बिजी है जिसमें आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप अपनी ऑक्यूपेशन में ही एक लाइफस्टाइल ऐसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप जो है कहीं पे भी अगर आपका जो ऑफिस है, बिल्डिंग है, उसमें आपको 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर में जाना, यूज़ स्टेयर्स, लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स का यूज़ करें। जैसे आपका फ़ोन बजता है, दिन में भी कभी भी आप फ़ोन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, जब भी आपका फ़ोन बजे आपको करना है, आप खड़ा होना है, चलना है। जितनी देर आप फ़ोन पे बात करेंगे, चलते बात करना है। एक जगह 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है। जब भी 30 मिनट्स आप बैठे कहीं पे, उठ के फिर 5 मिनट हल्का फुल्का टहलिए। ये आप अपने वर्क प्लेस में कर सकते हैं। लंच ब्रेक होगी आपकी, आप उसमें कुछ स्क्वाट्स कर सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं 20-30 5-6 सेट्स। तो ये आप रेगुलर अपनी ये लाइफस्टाइल में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप एक फिटनेस ट्रैकर लगा सकते हैं जो हर स्मार्टफोन में अवेलेबल है। आपको टारगेट रहना चाहिए एटलीस्ट हम 10,000 स्टेप्स पर डे जो चलें। अगर आप ये इम्प्लीमेंट करें, आपको स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज जो प्रोग्राम है उसमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल में ये काफ़ी ईजी हैं, ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप अवेयर हैं, आप कर सकते हैं ये। वो इससे भी आपका अराउंड 30 to 45 मिनट्स पर डे आप एक्टिवली जो स्पेंड कर सकते हैं। तो तीसरा मैंने बोला, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। चाहे काउंसलिंग हो, चाहे अपने लाइफस्टाइल में आप प्रेयर्स करें, मेडिटेशन करें, उससे भी आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क। अपना वेट मेंटेन करें, आप वेट पे ध्यान रखें, रेगुलरली पीरियडिकली अपना वेट चेक करें, और जो हेल्दी आपका बॉडी मास इंडेक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके, या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा कि आपके हाइट के हिसाब से आपका आइडियल बॉडी वेट कितना रहना चाहिए, वो मेंटेन करें। प्रेफरेबली हेल्दी फूड खाएं, और टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं 5 S's। अगर आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, देन योर लाइफस्टाइल विल बी मच बेटर। एक तो स्मोकिंग अवॉइड करें,
दूसरा आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल मिनिमाइज़ करें, आप एक्टिव रहें, एक जगह ज़्यादा देर नहीं बैठे रहें। तीसरा आप स्ट्रेस लेवल्स अपने मैनेज करें। चौथा आप सॉल्ट इंटेक कम करें, जो आप रिकमेंडेड है जो सॉल्ट इंटेक उतना 1.5 to 2 ग्राम। अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है किसी को तो 1.5 ग्राम, अगर नॉर्मल इंसान है तो 2.5 to 3 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट ना लें दिन में। और शुगर अवॉइड शुगर, रिफाइंड शुगर जो बहुत इन्फ्लेमेटरी चीज़ है, इसकी वजह से आपकी इन जनरल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ये इफ़ेक्ट हो जाती है। और इससे रिफाइंड शुगर से कैंसर की रिस्क और जो क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिसमें डायबिटीज़ आता है, ओबेसिटी आती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आती हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो शुगर आप ट्राई करें अवॉइड करने की। तो ये 5 एसेस अगर आपने कंट्रोल किए तो काफ़ी हद तक आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कम हो जाएंगी। और जैसे मैंने कहा, अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं या आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी फैमिली में डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, तो डेफिनेटली इग्नोर मत कीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और एक आप एक्सपर्ट से मिलिए और जैसे भी आपको वो एक्सपर्ट एडवाइस करें उसके हिसाब से आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाइए। चाहे आप फिर डिजीज़ अगर आपको डायग्नोज होती है तो उसका अलग प्लान है कैसे मैनेज किया जाए। अगर डिजीज़ नहीं है तो यू कैन बी रिलैक्स एंड यू कैन हैव अ गुड हेल्दी लाइफ अहेड। बहुत बहुत शुक्रिया।